हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभ्यास सीरीज के सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अगले सेशन में। अगर हम बात करें आज का सेशन, तो आज का सेशन हमारा 11th सेशन है दोस्तों, जहां पे हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं इससे पहले 10 सेशंस और एक रिवीजन सेशन जो मैं आपके साथ ऑलरेडी ले चुका हूं, आपने उन सेशंस को देखा होगा और जो भी स्कीम्स हमने इससे पहले डिस्कस किया आपने उन स्कीम्स को पढ़ लिया होगा और अगेन उसके ऊपर जो है प्रैक्टिस करनी आपने स्टार्ट कर ली होगी विद द एमसीक्यूज। आज हम दोस्तों डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स जहां पे कहीं ना कहीं हम लोग एम्प्लॉयमेंट स्किल्स उनके रिगार्डिंग जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, प्लस जो हमारे लेबरर्स के लिए गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है, अगर कोई इन केस ऑफ कैजुअलिटी हो जाए, सोशल असिस्टेंस के लिए अगर गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है, तो उसके बारे में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। बट सेशन को शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मुझे पीवाईक्यूज अगर सॉल्व मिल जाएं तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, तो दोस्तों हमने आपके लिए गाइड बुक बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे आपको पीवाईक्यूज जो हैं वो सॉल्व मिल जाएंगे दोस्तों। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इसी गाइड बुक में आपको अगर एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है तो एक इनिशियल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो आपको पता लग जाएगा। प्लस आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं किस स्पेसिफिक आप कह सकते हैं सब्जेक्ट में। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ पॉलिटी की बात करें, तो पॉलिटी में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से आपको किस प्रायोरिटी पे पढ़ना है, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से जो है वो मिल सकती है, दैट इज फ्रॉम द गाइड बुक। लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री। आप वहां से जाके इस चीज को भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन और शुरुआत करते हैं आज की पहली स्कीम जो कि है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। सवाल पहला मेरा ये है कि यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के कंटेक्स्ट में। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है दोस्तों, देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की स्कीम है जो कि 2015 से चल रही है। डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स आए हैं, 2015 में डिफरेंट वेरिएंट आया था, फिर 17 में अपडेट हुआ, फिर 18 में हुआ। अब दोस्तों जो है कौशल विकास योजना 4.0 फाइनली रनिंग है, फोर्थ वर्जन ऑफ कौशल विकास योजना। आपको मुझे बताना है इस कौशल विकास योजना 4.0 के कंटेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पहला ये बोला है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है वो मैंडेटरी कर दी गई है 18 से लेकर 59 साल तक के लोगों के लिए। क्या ऐसा कुछ किया है, क्या मैंडेटरी किया है ऐसा कुछ कि नहीं किया है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पे आता है कि जो रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग फोकस है वो उन इंडिविजुअल्स के ऊपर है जो कि अनरेगुलेटेड सेक्टर्स में है। क्या ऐसा कुछ है, अनरेगुलेटेड सेक्टर्स वाली बात होती है या फिर जो लोग भी एक्सपीरियंस हैं उनके ऊपर है। दूसरा आता है दोस्तों प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 जो है वो स्पेशल एम्फोसिस दे रही है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और मैकाट्रॉनिक्स के ऊपर। और फिर दोस्तों लास्ट स्टेटमेंट है स्कूल ड्रॉप आउट्स और जो कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं वो एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं अंडर द कौशल विकास योजना। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, यहाँ पे पहली स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग की बात करें दोस्तों, ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स की बात करें, सबसे पहली बात है ये जो कोर्स आपको मिलेगा ये डिजाइंड होगा एज पर द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ठीक है। इंडियन नेशनल्स जो कि 15 टू 45 ईयर्स ऑफ एज में हैं वो इसके अंदर एनरोल हो सकते हैं, ठीक है जी। और कोर्स की ड्यूरेशन आपकी 300 से 600 घंटे की यहाँ पे होगी, वो होता है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग। दूसरा ट्रेनिंग आपको मिलता है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, वो उन लोगों के लिए इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल ट्रेनिंग की यहाँ पे बात की गई है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 18 से 59 साल की एज जो है वो आरपीएल के अंदर है। और याद रखना जब आप रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के अंदर जाओगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि यहाँ पे प्लेसमेंट मैंडेटरी नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने ट्रेनिंग की तो आपकी प्लेसमेंट होगी ही होगी, ऐसी चीज यहाँ पे नहीं बोली गई है कौशल विकास योजना के रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग सर्टिफिकेशन के अंडर, ठीक है जी। अब अगर हम थोड़ा सा बात करें दोस्तों तो ऑब्वियसली यहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजीज लाइक रोबोटिक्स हो गया, मैकाट्रॉनिक्स हो गया, आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर सरकार ने बोला है कि डेफिनेटली हम यहाँ पे काम जो है वो करेंगे ही करेंगे। फिर एक चौथा चीज है जिसको बोलते हैं स्पेशल प्रोजेक्ट। स्पेशल प्रोजेक्ट का मतलब यह है दोस्तों 15 से 45 साल अगर आपकी एज है, ठीक है, और जो स्पेशल प्रोजेक्ट्स कुछ जहाँ पे स्पेशल आपके स्किल्स रिक्वायर्ड हैं और आप उस स्किल को ट्रेन कर रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे ट्रेनिंग जो है वो बेसिकली प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है जी। तो ये था आपका कौशल विकास योजना के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसी के ऊपर मैंने पूछा कि कौन से फीचर्स करेक्टली डिस्क्राइब करते हैं अबाउट कौशल विकास योजना का इंप्लीमेंटेशन मॉडल। द स्कीम एक्सक्लूड स्किल डेवलपमेंट फॉर स्टूडेंट्स बिलो क्लास 10। क्या ऐसा कुछ बोला गया है कि अगर क्लास 10 से स्टूडेंट कम है तो उनके लिए स्कीम इंक्लूड नहीं की जाएगी। दूसरा आता है दोस्तों
प्लेसमेंट टैगिंग इज मैंडेटरी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स इन ऑल द कंपोनेंट्स। ये तो मैं आपको खुद ही बता चुका हूं कि प्लेसमेंट टैगिंग मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आरपीएल के अंदर प्लेसमेंट नहीं होती। डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग एंड नोडल स्किल सेंटर्स आर फंडामेंटल टू स्कीम एग्जीक्यूशन। कैसा है? कोर्सेज ऑफर्स आर आउटसाइड द परव्यू। ऐसा तो हमने अभी डिस्कस किया कि आउटसाइड नहीं होता, बिकॉज शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स हमने पढ़ा है कि वो अंडर द परव्यू ऑफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, तो ये गलत है। ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है कि अगर 10वीं क्लास से बिलो हो तो उनको यहाँ पे आप कह सकते हो एक्सक्लूड किया गया है। प्लेसमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि क्या प्लेसमेंट टैगिंग मैंडेटरी है। प्लेसमेंट टैगिंग ऑब्वियसली आरपीएल के अंदर तो मैंडेटरी नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट में गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा एक्चुअल में ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर आप कह रहे हैं कि हमें भारत में कौशलता यानी कि स्किलनेस बढ़ानी है, तो यार ऑब्वियसली इसके लिए प्लानिंग रिक्वायर्ड होगी ना। आप खुद सोचो, अगर मुझे चाहिए कि मैं चाहता हूं कि जो हमारे यूथ हैं वो इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल लें, तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा? मैं चाहूंगा कि प्रॉपर प्लानिंग बनाऊं, एक ऐसे सेंटर्स में भी तो उनको भेजूंगा जहां पे वो स्किल जाके सीखेंगे, है ना। तो ये तो फंडामेंटल ही हो गया। तो बिल्कुल सही है जी, ये फंडामेंटल पार्ट हो जाता है। हमेशा जब भी आप स्कीम्स को पढ़ते हैं ना, दो चीजें याद रखना दोस्तों। चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन दे रहे हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमेशा याद रखिए स्कीम को बहुत ही प्रैक्टिकल वे में समझिए और देखिए कि सरकार का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव आपको काइंड ऑफ क्लियर कट एक आइडिया दे देती है कि भाई ये क्या है। सिंपल बात है यार, जब आप चाहते हो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंपॉर्टेंस क्या है, स्किल रिक्वायरमेंट है। सभी आपने सुना होगा कि स्किल बड़ी इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। उसी स्किल को एनहांस करने के लिए आपने बोला कि हमारा इंडिया का यूथ स्किल रेलिवेंट बने, इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल सीखे, तो हम एक स्कीम लेके आने वाले हैं। अब ऑब्वियसली बात है किसके लिए लेके आओगे? अगर यूथ के लिए लेके आए तो ऐसा थोड़ा ना कि यूथ की डायमेंशन होगी। यूथ तो सारे ही होंगे, 18 साल से ऊपर सारे यूथ ही होगा ना। 18 साल, 16 साल, 15 साल से ऊपर यूथ ही तो गिनते हो उसको। तो आपने बोला कोई भी यूथ हो, बट हाँ, क्योंकि इंडिया की ट्रेनिंग है तो इंडियन तो होना चाहिए, तो ये बोला गया नेशनैलिटी होनी चाहिए। अब देखो यार, यूथ में क्या होगा, कुछ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट इतना है ना, अनएम्प्लॉयमेंट ड्रॉप आउट है, वो भी होंगे। आधार कार्ड हो, आप वेरिफिकेशन कहाँ से करोगे यार? भाई इंडियन है तो वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड ले लिया आपने, ठीक है जी। और ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने ये नहीं बोला कि हम प्लेसमेंट दे रहे हैं, आपने बोला हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, इकोसिस्टम बना रहे हैं, हम चाहते हैं क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग इंप्रूव हो। उस चीज को लेके आप ये स्कीम लेके आए थे। क्लियर? ये है कौशल विकास योजना स्कीम एक्चुअल में। अब बात करते हैं दोस्तों अंडर द रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग कंपोनेंट, it allows individuals aged between dash and dash years with informal to or prior experience to obtain industry relevant skill certification। तो ये तो मैंने आपको अभी ही बताया था। कितना है दोस्तों? ये है आपका 18 से 59 साल, 18 टू 59 ईयर्स। अब देखो यहाँ पे हमने 18 टू 59 ईयर्स वाला पॉइंट गिना था कि शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग में नहीं है, वहां पे 15 से 45 साल है, यहाँ पे 18 टू 59। सॉरी, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग में कितना बताइए? ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग में कितना था मैंने आपको भी बताया था, कितना है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग में? वहां पे 15 से 45 साल है, यहाँ पे 18 से 59 साल है। और फिर मैंने आपको बताया था अगर स्पेशल एज प्रोजेक्ट के अंदर भी, तो वहां पे भी एज 15 से 45 साल ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ऑब्जेक्टिव सिंपल कि किस तरह से हम लोगों को ट्रेंड कर सकते हैं हमारी फ्यूचर जनरेशन को। अब बात करते हैं आज की दूसरी इंपॉर्टेंट स्कीम, जो की है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्कीम। अब दोस्तों ये जो स्कीम है ना, ये कहीं ना कहीं एक ऐसी स्कीम सरकार ने बनाई थी जो कि हमारे अनएम्प्लॉयड लोग हैं जिनकी जॉब चले गई किसी कारणवश, उनको हम कैसे फाइनेंशियली सपोर्ट दें, उसके लिए स्कीम आई थी अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। अब यहाँ पे मेरा सवाल यह है कि विद रेफरेंस टू द अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, बताइए यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट गलत है? द क्लेम कम्स or the claim becomes due 90 days after the date of unemployment and must be submitted to the employer। क्या 90 days के बाद क्लेम बनता है? ठीक है जी। द स्कीम प्रोवाइड्स अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ फॉर अप टू 90 डेज। क्या 90 डेज तक का आपको रिलीफ दिया जाता है वंस इन द लाइफ टाइम ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन? द बेनिफिट इज 50% ऑफ द एवरेज पर डे अर्निंग ड्यूरिंग द लास्ट 4 कंट्रीब्यूशन पीरियड। तो बताइए यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है? ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको समय दे रहा हूँ, बिकॉज ये जो स्कीम है ना, जनरली जनरल केस में ये स्कीम बहुत कम बच्चे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कौन सी स्कीम है ये? चलिए जी, सॉरी, कौन सी स्कीम नहीं है, क्या है इसका आंसर? जिसका सही आंसर है दोस्तों, कौन सी स्टेटमेंट गलत है? पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत है। जो क्लेम है वो आपका 90 डेज के बाद नहीं, एक्चुअल में 30 डेज के बाद जो है वो क्लेम आपका ड्यू हो जाता है आफ्टर द डेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही है, आपको जो अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ है वो 3 महीने के लिए दिया जाता है।
ठीक है, वंस इन द लाइफ टाइम ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, कि यार हमने आपको बोला किसी कारणवश आपकी नौकरी चली गई है, ठीक है। अब यार आप या एम्प्लॉयमेंट पैटर्न चेंज हो सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है, आपकी नौकरी चली गई है। अब जब आपकी नौकरी चले गई है दोस्तों, तो सिंपल बात है, कुछ टाइम लगेगा ना नई नौकरी ढूंढने के लिए। तो उसी कंटेक्स में ये सरकार ने स्कीम लॉन्च की थी, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। अब याद रखना, ये जो स्कीम है, ये स्कीम किसके अंदर आती है? ये आती है ईएसआईसी के अंदर, एम्प्लॉय स्टेटमेंट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंदर ये एक्चुअली जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करती है। और मैंने ईएसआईसी के कंटेक्स में ही आपको पिछली बार भी सेशन में पढ़ाया था दोस्तों, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन स्कीम मैं पिछले सेशन में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है दोस्तों, हमने जो नई स्कीम आई थी, ठीक है, जो नई स्कीम ईएसआईसी ने लॉन्च की है, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, जो बेसिकली क्या है, एक रिलीफ प्रोवाइड करवा रहा है। आपको मुझे स्कीम का नाम भी बताना है, और मुझे बताइए कि ईएसआईसी के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने पढ़े थे, क्या आपको वो याद है? उनके बारे में इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए। ठीक है जी, चलिए दोस्तों, अब आते हैं अगले सवाल के ऊपर, जो कि अगेन इसी स्कीम के ऊपर आता है। With reference to the eligibility conditions under the Atal Bimat Vyakti Kalyan Yojana, consider the following statement. An insured person must have been in insurable employment for a minimum of 2 years and the contribution should be for at least 78 days in one of those years. तो ऐसा कुछ है जी कि 2 साल के लिए होना चाहिए और उसकी कंट्रीब्यूशन जो है कम से कम 78 डेज की तो होनी ही चाहिए। ठीक है जी। The benefit can be claimed by the insured person only after completing 4 years of ESIC covered employment. 4 साल होता है कि 3 साल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट आता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट एंड प्री मैच्योर रिटायरमेंट डू नॉट अफेक्ट द एलिजिबिलिटी अंडर द स्कीम। तो वो आता है कि क्या डिस्क्वालिफिकेशन क्या आता है, या क्या ऐसा कुछ है? तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है आपको मुझे बताना है दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही है। पहला पॉइंट तो आप ये याद रखिए कि जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है जी। एंड इंश्योर्ड पर्सन मस्ट हैव बीन इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट फॉर अ मिनिमम ऑफ 2 years एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर एटलीस्ट 78 डेज, ये बिल्कुल सही है। ठीक है जी। अगर हम बात करें दोस्तों कंट्रीब्यूशन को लेके, ठीक है जी, तो बेनिफिट कैन बी क्लेम्ड बाय इंश्योरेंस पर्सन कॉन्टिन्यू फोर चार साल के लिए नहीं है, तो बताइए कितने साल के है? ठीक है, फॉर द एम्प्लॉयमेंट अंडर ईएसआईसी एक्ट। तो बेसिकली जो बेनिफिट है वो क्लेम किया जा सकता है ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग 4 ईयर, में पिछले, अगर आपने 2 साल भी काम किया है तभी भी आपको यहाँ पे बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। वॉलंटरी रिटायरमेंट एंड प्री मेच्योर रिटायरमेंट एलिजिबिलिटी को अफेक्ट करता है, बिकॉज अगर हम डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है कि डिस्क्वालिफिकेशन में क्या क्या चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। सबसे पहले बात की गई है, अगर आपकी जो नौकरी है वो आप कह सकते स्ट्राइक के कारण आपकी नौकरी गई है, आपने वॉलंटरीली ही छोड़ दी है, 2 साल की आपकी कॉन्ट्रीब्यूटिव सर्विस से कम है, तो ये जो मैंने लिखा है ना, बेनिफिट कैन बी क्लेम्ड ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग, अगर आपकी 2 साल की कॉन्ट्रीब्यूटिव सर्विस है तो आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है। आप किसी केस में, आपके ऊपर कोई केस हुआ, आप कन्विक्ट हो गए और आपकी नौकरी चलेगी, तो यार उसमें ये तो ना बोलेगी सरकार कि हम आपको बेनिफिट दे देंगे। ये तो उन लोगों के लिए जिसकी किसी ऐसे रीजन के कारण जॉब चलेगी जो कि शायद उनके हाथ में नहीं था। ठीक है। आप कहीं और जगह पे आपने नौकरी छोड़ी, आप कहीं और जगह पे री एम्प्लॉयड हो गए, तो आपको बेनिफिट कैसे मिल जाएगा? ठीक है जी। डेथ हो जाती है तो ऑब्वियसली स्कीम खत्म हो जाएगी। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण आपको यहाँ पे बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है। तो पीरियड 2 साल की बेनिफिट है, अगर आप पिछले 2 साल के लिए इंश्योर्ड है तो आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है जी। चलिए जी, अब एक चीज याद रखना दोस्तों, यहाँ पे इस स्कीम में एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट आता है कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंदर ना क्लेम कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयर बोले कि अच्छा जी मैं किसी और को ट्रांसफर कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। क्लेम कभी भी फॉरवर्ड नहीं हो जाएगा, क्लेम नीड नॉट भी, कभी भी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, ये चीज आता है। अंडर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना द बेनिफिट शैल बी सेटल्ड विद इन, कितने दिन इसके अंदर बेनिफिट आपका सेटल्ड होना चाहिए ऑफ द एप्लीकेशन, एंड द क्लेम शैल बिकम ड्यूज आफ्टर डैश मनी, कितने दिन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बाद आपका क्लेम जो है वो ड्यू हो जाता है। अब दोस्तों बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर है जी एक्चुअल में क्लेम जो सेटल्ड है आपका 15 दिन ऑफ एप्लीकेशन के बीच में आपका क्लेम सेटल हो जाना चाहिए। और दूसरा पॉइंट बोला है कि जो आपका जो 15 डेज ऑफ एप्लीकेशन, 15 डेज ऑफ एप्लीकेशन के बीच में बेनिफिट शैल बी सेटल, और जो क्लेम है वो कितने दिनों के बाद ड्यू हो जाता है, वो एक्चुअल में 30 दिनों के बाद जो है आपकी अनएम्प्लॉयमेंट के बाद ड्यू हो जाता है, जो मैंने आपको अभी बताया था। दैट इज द थिंग हियर। पहले ये 90 दिन था पर उसको बाद में कम करके 30 दिन कर दिया था। ठीक है जी। चलिए, अब आते हैं आज की अगली स्कीम के ऊपर, जो कि है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। ठीक है जी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की इंपॉर्टेंट स्कीम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों यहाँ पे।
कौन सी स्टेटमेंट सही है जी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को लेके? सॉरी, गलत है, इनकरेक्ट। सॉरी फॉर दिस थिंग, इनकरेक्ट। ये स्कीम एम्फेसाइज करता है दोस्तों बेसिक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग फॉर इलेक्टेड पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स विद इन द 6 मंथ ऑफ द इलेक्शन, तो कुछ ऐसा है। ठीक है जी। इट प्रमोट्स द यूज ऑफ हाइब्रिड ट्रेनिंग मॉडल्स इंक्लूडिंग द आर्टिफिशियल लर्निंग, वर्चुअल लर्निंग, मेटावर्स हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो क्या हाइब्रिड ट्रेनिंग मॉडल यूज करता है? ये यूनियन टेरिटरी को एक्सक्लूड करता है जहां पे पंचायत डू नॉट एग्जिट फ्रॉम इट्स कवरेज ऑफ स्कोप। तो क्या ऐसा कुछ है? वन ऑफ इट्स की फोकस एरिया इज द ट्रेनिंग ऑफ मास्टर ट्रेनर्स। आपको मास्टर ट्रेनर्स, आप एक मास्टर ट्रेनर बनाओगे जो कि आपके लोकलाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनसे लिंक होगा, और उसको आप ट्रेन करके बेसिकली आप बाकी को भी ट्रेन करना चाहते हो। तो बताइए यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट गलत है? ठीक है जी। अब सबसे पहले स्कीम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये स्कीम पंचायती राज गवर्नमेंट की, पंचायती राज की स्कीम है जो कि 2018 में लॉन्च की गई थी। ऑब्जेक्टिव सिंपल है दोस्तों इस स्कीम का, ग्राम स्वराज अभियान। ग्राम स्वराज का मतलब क्या है? गवर्नेंस। आप चाहते हो कि जो हमारी गवर्नेंस है पंचायती राज के ऊपर, वो बेसिकली हम उसको डेवलप करना चाहते हैं। ठीक है जी, ताकि वो जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो पंचायती राज के अंडर आते हैं उसके ऊपर बेहतर काम कर सके। फिर आप चाहते हैं कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं भाई उनको ऊपर उनको डेवलप किया जाए कि यार वो ये काम करवा सके, कैपेबिलिटी को एनहांस कर सके। तो ये चीज आपने यहाँ पे की है, और प्लस अब अपने क्या करोगे, ग्राम सभा को यहाँ से स्ट्रेंथन करना चाहते हो। तो उसी कंटेक्स्ट में स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी। और यहाँ पे दोस्तों जो चौथी तीसरी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। जो भी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स आते हैं जो कि आपके रूरल गवर्नमेंट के आते हैं, जो कि नॉन पार्ट 9, नॉन पार्ट 9 का मतलब आपको पता है पार्ट 9 पंचायती राज से रिलेट करता है, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, उन एरियाज में आता है, वहां पे बेसिकली ये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो है वो एग्जीक्यूट की जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट गलत बन जाती है। अब आते हैं आज के अगले सवाल के ऊपर जो कि अगेन राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के ऊपर ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स अ की स्ट्रेटजी अंडर द राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान टू बिल्ड द पंचायत कैपेसिटी? डेलीगेशन ऑफ पंचायत रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर फास्ट एग्जीक्यूशन। क्या आप प्राइवेट लोगों के पास जाओगे स्कीम के अंदर? बताइए। ठीक है जी। दूसरा आता है दोस्तों, प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी एंड रिफ्रेशर ट्रेनिंग यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक वर्चुअल रियलिटी एंड आर्टिफिशियल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, सॉरी एआर की बात कर रहे थे। लिमिटिंग कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स ओनली टू स्टेट कैपिटल्स। कैसा करोगे कि आप सिर्फ स्टेट कैपिटल से अपने आप को लिमिट कर दोगे? और फिर पूछा गया रिप्लेसिंग ग्राम सभा विद सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड कमिटीज। तो बताइए यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट जो है सबसे पहले वो सही है? तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, डेलीगेशन ऑफ पंचायत रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू पंचायत प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, अभी हमने पढ़ा था कि स्कीम का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि हमारे जो पंचायत हैं उनको एनहांस किया जाए, आइडियाज लेके आए, और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उनको एक्सचेंज आइडियाज एक्सचेंज किए जाएं और अपनी गवर्नेंस को बेटर किया जाए। तो हम डेलीगेशन कैसे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे देंगे? तीसरी स्टेटमेंट पढ़ो कि स्टेट कैपिटल तक अभी आप लिमिट कर रहे हो। हमने अभी पढ़ा है कि यार हम रूरल एरियाज के ऊपर जा रहे हो, तो स्टेट कैपिटल कैसे आ जाएगा? वो तो ऑब्वियसली बात है कि अगर हम रूरल एरियाज पे जाएंगे तो स्टेट कैपिटल तो कभी भी रूरल एरियाज में नहीं है। ऐसी कौन सी स्टेट कैपिटल सिर्फ रूरल एरिया भी है? स्टेट कैपिटल तो आपकी काफी बेटर डिस्ट्रिक्ट बन जाता है ना। फिर लिखा ग्राम सभा। भाई ग्राम सभा को कैसे रिप्लेस कर लो? ग्राम सभा के लिए तो सारा काम करो, ग्राम सभा को आप कह रहे हो रिप्लेस कर लो। तो ये स्टेटमेंट, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही मैं कहूँ ना अगर आप ध्यान से समझे तो बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अगर आप इसको थोड़ा सा आराम से समझे तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों। आप डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट कर रहे हो, आप चाहते हो कि उनकी ट्रेनिंग की जाए। ठीक है ना, आप चाहते हो कम से कम बेसिक ट्रेनिंग दे दो 6 महीने की। ठीक है, 6 मंथ्स ऑफ द इलेक्शन, विद इन 6 महीने ऑफ इलेक्शन आप उसको बेसिक ट्रेनिंग दे दो। फिर आपने बोला 2 साल तक आप उनको रिफ्रेश करो, ट्रेनिंग को रिफ्रेश करते रहो, कहीं ना कहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाओ और उन ट्रेनिंग को रिवैम्प करते रहो। फिर ऑब्वियसली बात आप चाहते हो कि यार वो फिजिकल वर्चुअल रियलिटी ऑगमेंटेड रियलिटी इस पे काम सीखें। ठीक है जी, और कहीं ना कहीं जो हमारे लोकलाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके जो 9 थीम्स हैं उसके ऊपर भी आप चाहते हो कि उनकी ट्रेनिंग की जाए। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि किस तरह से गवर्नेंस को सिंप्लीफाई किया जा सके। ठीक है, तो ये है हमारी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की। अब बात करते हैं आज के अगले सवाल के ऊपर जो कि है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम को लेके। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम दोस्तों जो है वो आपका वो किस स्कीम का, वो किसका पार्ट है? वो एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की एक इनिशिएटिव है। ठीक है जी, आपको मुझे बताना है यहाँ पे नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम को लेके कौन सी स्टेटमेंट सही है। विडो पेंशन अंडर द इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 50 ईयर्स। तो क्या भाई 50
साल के अंतर्गत जो है वो आपकी जो पेंशन है वो स्टार्ट होती है। बिकॉज इसके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा जो आपने ओल्ड एज पर्सन के लिए जो असिस्टेंस है उसको लेके काफ़ी काम किया गया है। ठीक है, जैसे इंदिरा गांधी नेशनल वुमेन पेंशन स्कीम है, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, तो उन स्कीम्स को बेसिकली समर्ज करके नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम लाया गया है। अंडर नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम पेंशन बेनिफिट्स आर एक्सटेंडेड ओनली टू रूरल एरियाज। क्या भाई रूरल एरियाज में ही बेनिफिट एक्सटेंड किए जाते हैं? खुद सोचो, ऐसा होगा कि नहीं? तीसरा पॉइंट है, अंडर द नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम अ होम मेकर वुमेन कैन बी ट्रीटेड एज अ बेड विनर। क्या ऐसा होगा कि अगर कोई वुमेन जो घर पे काम कर रहे हैं उनको भी बोला जाता है कि वो भी ब्रेड विनर हो सकती हैं? बताइए जी कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम को लेके? तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सिर्फ और सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट ही सही है। अब क्यों गलत है देखिए, विडो पेंशन जो होगी अंडर द इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, वो स्टार्ट 50 साल के एज में नहीं होती, वो एक्चुअल में 40 एज में स्टार्ट होती है। ठीक है जी। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंदर जो पेंशन बेनिफिट है दोस्तों, वो सिर्फ रूरल एरियाज के तक ही सीमित नहीं है, वो रूरल प्लस अर्बन एरियाज दोनों के लिए ही यहाँ पे दिए जाते हैं। और ये बिल्कुल सही है दोस्तों, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के अंतर्गत यही बोला गया है, जो भी होम मेकर वुमेन है उसको भी आप ब्रेड विनर कह सकते हो। अब आते हैं आज के होमवर्क क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम्स की सब स्कीम के बारे में इनकरेक्ट है, ये आपको मुझे बताना है। अब देखिए इसमें काफ़ी स्कीम्स आती हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम और इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है वो एक स्कीम है जहाँ पे आपने डिसेबिलिटीज या जो पेंशन है, जो बेसिकली जो ओल्ड लोग हैं उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करने, ओल्ड एज लोग हो सकते हैं, डिसेबल लोग हो सकते हैं, फैमिली बेनिफिट्स, तो वो कैसे कैसे आप एक बेनिफिट देना चाहते हो, वो ये स्कीम के बारे में आपको मुझे यहाँ पे बताना है। ठीक है जी। तो बताइए फटाफट में इनके बारे में कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा, और फिर मिलते हैं आपको अगले सेशन में दोस्तों। और अब अपने प्रिपरेशन को और एनहांस करने के लिए, बिकॉज आप सबका एम सिंपल है, आप सब चाहते हैं कि आप एक सक्सेसफुल कैंडिडेट बने, हमारा भी उद्देश्य यही है कि आप एक सक्सेसफुल कैंडिडेट बने। अब दोस्तों हम आपकी मदद कर रहे हैं कि आप ईपीएफओ, ईपीएफसी या ईओ एग्जाम से जिसको भी आप टारगेट कर रहे हैं और आप एक सक्सेसफुल कैंडिडेट उसमें बनना चाहते हैं, तो वहां पे एडोटैप आपकी मदद कर रहा है विद द हेल्प ऑफ 3 स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज दैट वी आर प्रोवाइडिंग यू। सबसे पहले आता है दोस्तों मास्टर कोर्स। मास्टर कोर्स उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कभी भी यूपीएससी की तैयारी नहीं की है, उनको बिल्कुल बेसिक से तैयारी करनी है। हो सकता है आपने एसएससी का पेपर दिया, आप बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, बट आपको यूपीएससी ओरिएंटेशन के बारे में, चीज़ों के बारे में नहीं पता। अगर बैंकिंग एस्पिरेंट हो, आपने कभी पॉलिटी नहीं पढ़ी है, हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, तो क्या करना है, आप मास्टर कोर्स की मदद ले सकते हैं। ठीक है। अब आप एक ऐसे एस्पिरेंट है जिसका यूपीएससी बैकग्राउंड है, उसने सी सेट भी अच्छी तरह तैयार किया हुआ है, उसको सिर्फ स्पेशल सब्जेक्ट्स लाइक इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स वो नहीं किए हुए, तो आप हमारे स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स के साथ भी जा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि सर मैंने पढ़ा सब कुछ है, बस मुझे कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करनी है, जैसे कुछ प्रैक्टिस तो आप यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, हमारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की अभ्यास सीरीज में आप प्रैक्टिस करें, बट इसके अलावा आप चाहते हैं कि मैं कुछ और प्रैक्टिस करना चाहता हूं, तो दोस्तों उसके में आप हमारे टेस्ट सीरीज को भी यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए आप ऑब्वियसली हमारी वेबसाइट www.edutab.in पे जा सकते हैं। ठीक है। बाकी आपके मन में फिर भी कोई भी डाउट है तो आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कर दीजिए, हमारी ईमेल आईडी है hello@edutab.co.in, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन द नंबर 8146207241। तो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन। अब आपको मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। और अगर आपके मन में भी कोई स्कीम्स ऐसी आ रही हैं जो आप चाहते हैं कि सर मैं तैयारी तो कर रहा हूँ, मैंने कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स कुछ मेरे मन में है कि मैं चाहता हूँ कि आप उसके ऊपर सेशन ले लीजिए, तो डेफिनेटली दोस्तों या तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए, या आप यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं कि सर ये कोई स्कीम्स है जिसके ऊपर हम सेशन चाहते हैं कि इसके ऊपर आप सेशन ले लीजिए। तो डेफिनेटली अगर होगा तो हम उसके ऊपर भी आपके साथ सेशन जरूर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपनी मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय।